हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 8 चैप्टर जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसका यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले के इस चैप्टर के 2 वीडियो हमने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, तो आप उस पर क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का बेसिक टू हाई चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। सभी वीडियो अवेलेबल है। तो पहले हम इस वीडियो में जो टॉपिक है उसको हम जान लेते हैं। देखिए, आज का ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है, तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। मैं यही कहूँगा, वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है जी। तो सबसे पहला तो यही आता है कि ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या का हम चाहते हैं कि देखिए, मैं चाहता हूं ना, परिभाषा आप रटे नहीं, आप समझकर याद कर ले उसे। तो समझकर याद करने के लिए आपको एग्जाम्पल पहले समझना होगा। एग्जाम्पल समझ लेंगे, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि FeCl3, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो FeCl3 है ना, तो FeCl3 ये कैसे टूटेगा, ये F3 प्लस में टूटेगा, और Cl है ये Cl माइनस में टूट जाएगा। ऐसे ही ना टूटेगा, ठीक है। जो FeCl3 है, ठीक है, यदि हम इसको जल में घोलते हैं, ठीक है, तो ये कैसे टूट जाएगा, Fe3 प्लस, ठीक है, ये 3 इधर चला जाएगा, इसका एक ऊपर चला जाएगा, तो Fe3 प्लस और 3Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया जाता है, समझिएगा ध्यान से, परिभाषा में बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे यही बताया जाता है ना, ये क्या है, कोई यौगिक है, ठीक है। तो किसी यौगिक के परमाणु में, किसी यौगिक का परमाणु है, यौगिक है, यौगिकों का एक परमाणु है ना, ये Fe है, ये Cl, ये क्या है, तो के परमाणु है। तो किसी यौगिक के परमाणु में, किसी यौगिक के परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, कोई भी यौगिक है, मान लेते हैं ये एक यौगिक है, तो इसमें कह दिया गया कि इसमें Fe एक परमाणु है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो हम वही कह रहे हैं कि किसी यौगिक के परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेशों के संख्या के बराबर होता है। समझ में आया हमने क्या कहा। जैसे कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या, इस पे Fe पे कितने आवेश है, 3 आवेश है ना, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। यदि Cl की ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, इस पे 1 है, तो -1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो वही हम कह रहे हैं, किसी यौगिक में परमाणु, मतलब किसी यौगिक के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेश, या तो वास्तविक आवेश हो या आभासी आवेश हो, तो वही हम कह रहे हैं कि किसी यौगिक के परमाणुओं पर, मतलब किसी यौगिक के परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या आभासी आवेशों की संख्या के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे इस पर Fe पर 3 प्लस आवेश है, तो 3 प्लस ऑक्सीकरण संख्या होगा, तो आवेश ही ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा होगा। अभी हम एग्जांपल से पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो पहले मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमने क्या बताया, हमने यही कहा कि किसी यौगिक के
किसी यौगिक के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, किसी यौगिक के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेश, तो आवेश तो वास्तविक आवेश भी होता है और क्या होता है, आभासी आवेश होता है। तो किसी परमाणु पर उपस्थित, हम ऐसे लिख देते हैं कि उपस्थित वास्तविक और आभासी आवेशों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या बताया है, किसी यौगिक के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित वास्तविक और आभासी आवेशों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे उदाहरण समझिएगा। जैसे कि अभी हमने क्या यही एग्जांपल लिया था ना, FeCl3। तो अगर FeCl3 में क्या पूछ लिया जाए, FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप क्या बताएंगे, FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी। यहां पे हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि जो FeCl3 है तो ये टूटता है तो Fe3+, ये वाला ऊपर चला जाता है तो Fe3+ में टूटता है, और इसका एक इसके ऊपर चला जाएगा तो Cl-1, इस पर एक माइनस होता है। तो हम जानते हैं कि Fe पर 3+ जो आवेश आ रहा है, यही नहीं बताया गया था, किसी यौगिक के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। तो Fe पर कितना आवेश है, 3 आवेश, इसका मतलब +3 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। मतलब FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए कि FeCl3 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप क्या कहेंगे, अब FeCl3 में Cl जो है क्लोरीन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो हम जानते हैं Cl पे -1 है ना, तो माइनस एक ही माइनस है, तो इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो यही है Fe की ऑक्सीकरण संख्या, हमने इस प्रकार निकाल लेंगे। तो हमने वही बात लिखा है कि किसी यौगिक के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, किसी यौगिक के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। कौन, ऑक्सीकरण संख्या। मैं आशा करता हूं कि आपको सर्वप्रथम ऑक्सीकरण संख्या अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो नोट डाउन आपको नोट में याद रखना है। देखिए मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ। देखिए नोट में जो भी मैं लिखवाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, ऑक्सीकरण संख्या जो होता है ना, वो कैसे, कौन कौन से होते सकते हैं, शून्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए ना। तो याद रखेंगे कि जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या, जो ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैसे हो सकता है, ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा धनात्मक है, ऋणात्मक भी हो सकता है,
और याद रखेंगे ये ऑक्सीकरण संख्या शून्य भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और याद रखेंगे ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब समझिए, मतलब जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, वो धनात्मक हो सकता है, वो ऋणात्मक हो सकता है, वो शून्य हो सकता है, वो भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक मतलब P/Q के रूप में, जैसे 3/2 हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकते हैं। ये पहला आपको नोट में याद रखना है, ठीक है जी। दूसरा आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर आप कह रहे हैं कि किसी यौगिक के परमाणु में उपस्थित, मतलब किसी यौगिक के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित वास्तविक और आभासी, वास्तविक या आभासी हम करेंगे, वास्तविक हो या आभासी कोई भी आवेश हो, ठीक है, वास्तविक या आभासी आवेशों की संख्या के बराबर होता है। तो सर हम कैसे पता करेंगे? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए ये कि सर हम कैसे जानेंगे कि वास्तविक ये आवेश है, ये मतलब हम कैसे समझेंगे कि Fe3 पर जो प्लस है ये धनात्मक आवेश है, तो ये अवास्तविक आवेश है या आभासी आवेश है, ये आपके क्वेश्चन आना चाहिए। तो दूसरा यही बात है कि वास्तविक आवेश किस पर होता है? वास्तविक आवेश याद रखेंगे आयनिक यौगिकों में होता है। जितने भी आयनिक यौगिक हैं, तो आयनिक यौगिक जितने भी हैं उसमें वास्तविक आवेश पाया जाएगा। और यह भी बात याद रखेंगे जो आभासी आवेश है, आभासी आवेश है वो किस में पाया जाएगा? वो पाया जाएगा सहसंयोजक यौगिक में। बात समझ में आ गया? तो जो वास्तविक आवेश है वो कहाँ पाया जाएगा? वो आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा। आभासी आवेश है वो सहसंयोजक यौगिकों में पाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि सबसे पहली बात परिभाषा, एग्जाम्पल और ये दो इंपॉर्टेंट हमने नोट्स में बताया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और डाउट आ सकता है आपके दिमाग में कि सर आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा यूट्यूब पर सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, आप केवल इतना ही लिखिएगा कि आयनिक यौगिक ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। या सहसंयोजक पढ़ना है तो सहसंयोजक यौगिक ब्रदर सर, इस प्रकार आप टॉपिक लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो हमारा यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी में डीप में डिस्कस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो इतने सब कुछ हमने परिभाषा देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, सब कुछ समझ लिया। अब यही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अलग मान लेते हैं आपने तो एक यौगिक के बारे में बताया, और भी बहुत सारी यौगिक हैं जिसका ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालने की आवश्यकता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आपको मैं कहूँगा कि अभी हमने जो ऑक्सीकरण संख्या पर लगभग मैं कह सकता हूँ कि 3-4 वीडियो हमने 3-4 बार बनाया है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, बेसिक टू हाई हमने सिखाया हुआ है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इस वीडियो में तो मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि लगभग 3-4 बार हमने पढ़ा दिया है, कितनी बार एक ही टॉपिक को पढ़ाया जाए। तो मैं यही कहूंगा ना, आप YouTube पर केवल इतना ही लिखिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें ब्रदर सर, अंत में ब्रदर सर लिखकर सर्च कर दीजिएगा, वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे और वहां से जाकर हमारी वीडियो को देख लीजिएगा। आपको आसानी तरीके से ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ऑक्सीकरण संख्या ही है, तो आप लिखिए ऑक्सीकरण संख्या ब्रदर सर, इस तरीके से सर्च करके भी वीडियो आप यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।